Good morning, students. Last time I had taught you the topic of transcription. ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक रिगार्ड में सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स मींस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर किस तरीके से होता है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। हमने वहां पे ये भी स्टडी किया कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सभी तरह के आरएनएज को कोड करता है, सभी तरह के आरएनएज को डीएनए से बना सकता है। क्या आरएनए पॉलीमरेज के अंदर इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन तीनों की प्रॉपर्टी होती है? क्या वो तीनों स्टेप को कैटेलाइज कर सकता है? मींस इनिशिएट भी कर सकता है, एलोंगेट भी कर सकता है और टर्मिनेट भी कर सकता है? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एलोंगेशन कैरी आउट कर सकता है, ना वो इनिशिएट कर सकता है, ना वो टर्मिनेशन कर सकता है। एक्चुअल में इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इनिशिएशन करने के लिए सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। यूकैरियोट्स की बात करें तो यहां पे सिग्मा और रो फैक्टर के अलावा दूसरे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मींस वहां पे भी इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए जब तक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके ज्वाइन नहीं करते तब तक इनिशिएशन नहीं हो सकता है, अल्टीमेटली लास्ट में जाके टर्मिनेशन नहीं हो सकता है। अब कोई भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम एक्सप्लेन करते हैं, चाहे प्रोकैरियोट्स के अंदर चाहे यूकैरियोट्स के अंदर, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमारे पास आते हैं वो है एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट को एक्टिवेट किया जाता है और उसको एक्टिवेट करने के लिए जरूरत पड़ती है एटीपी की। एटीपी राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट उसके साथ कंबाइन करता है, एंजाइम फॉस्फोराइलेज यूटिलाइज होता है जिससे राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, जो कि अब एज अ रॉ मटेरियल भी यूज होता है। और जब उसमें से पायरोफॉस्फेट पार्ट ब्रेक होकर अलग हो जाता है, उस पायरोफॉस्फेट के हाइड्रोलिसिस से एनर्जी रिलीज होती है जो आरएनए स्ट्रैंड के पॉलीमराइजेशन में हेल्प करती है। तो ये स्टेप बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेप्लिकेशन में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बनता था और उसकी सिग्निफिकेंस होती है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस यहां पे इन्वॉल्व होती है उसमें 3 स्टेप मैंने आपको बताया। जैसे इनिशिएशन में इनिशिएशन होता कैसे है? एक्चुअल में मान लेते हैं ये डीएनए का एक डीएनए मॉलिक्यूल है और इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है। अब किस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है ये कैसे डिपेंड करता है, कैसे डिसाइड होता है? तो एक्चुअल में सेल डिसाइड करते हैं कि उसको किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है या किस इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको कैसे पता चलेगा कि किस जीन को ट्रांसक्राइब करना है? तो एक्चुअल में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें मेन होती हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और जीन्स एंड द लास्ट वन टर्मिनेटर। प्रोमोटर 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट सीक्वेंस होता है जो स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम होता है, मींस आगे की तरफ होता है और यहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो अब इनिशिएशन कैसे होगा? आरएनए पॉलीमरेज पूरे डीएनए को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद जहां पे उसको प्रोमोटर अनऑक्यूपाइड मिलता है और एक्टिवेटेड मिलता है, जहां पे बाइंडिंग साइट उसको मिल जाती है, आरएनए पॉलीमरेज यहां पे जाके ज्वाइन करता है। लेकिन वो आरएनए पॉलीमरेज यहां पे ज्वाइन कब कर सकता है? जब उसके साथ में अगर इकोलाई की हम बात करें तो सिग्मा फैक्टर उसके साथ प्रेजेंट है, तब सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज दोनों जाके प्रोमोटर के ऊपर बाइंड कर जाते हैं। अगर ट्रांसक्रिप्शन होना है तो ही प्रोमोटर के ऊपर साइट ओपन होती है, अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता तो प्रोमोटर ब्लॉक रहता है। इसलिए जब वो स्कैन करते हैं तो जैसे उनको प्रोमोटर के ऊपर बाइंडिंग क्लियर देखने को मिलती है तो वहां पे जाके अटैच हो जाते हैं और जैसे अटैच होते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये स्ट्रैंड को ओपन कर देता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना होता है और बाकी स्ट्रैंड एज इट इज रहता है। साथ में सिग्मा फैक्टर बाहर निकल जाता है और यहां पे ये जो आरएनए वो बनना स्टार्ट हो गया है और यहां पे ये एंजाइम प्रेजेंट है आरएनए पॉलीमरेज, ये लगातार अनवाइंड और अनजिप
मींस डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसके हेलिक्स को स्टेबलाइज करता है, यानी कि उसको अनवाइंड करता है और साथ में अनजिप कर देता है, दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देता है। आरएनए जितना भी बनता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से, उसका छोटा सा हिस्सा ही सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा होता है, बाकी हिस्सा बाहर प्रेजेंट होता है और लगातार एंजाइम आगे की तरफ प्रोसीड करता है। जब बात आती है टर्मिनेशन की, तो टर्मिनेशन पे जैसे टर्मिनेटिंग सीक्वेंस मिलते हैं, यहां पे डीएनए का टर्मिनेटिंग पार्ट आ गया है, जैसे टर्मिनेटिंग सीक्वेंस मिलते हैं यहां पे ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया, इसके ऊपर जाके रो फैक्टर ज्वाइन कर जाता है। जैसे रो फैक्टर यहां पे ज्वाइन करता है, यहां पे पॉलीमराइजेशन होना बंद हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि एंजाइम बाहर निकल जाता है, रो फैक्टर अलग हो जाता है और जो आरएनए की नेसेंट चेन है, जो अभी फ्रेशली सिंथेसाइज्ड चेन है, वो भी अलग हो जाती है। तो इस तरीके से इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन होता है। इलोंगेशन में किसी फैक्टर की कोई जरूरत नहीं होती, आरएनए पॉलीमरेज खुद ये प्रोसेस कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल इवेंट्स जो कि जो प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में होती है। जैसे बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए का बनना और ट्रांसलेशन है एमआरएनए की हेल्प से प्रोटीन का बनना। बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बोथ प्रोसेस आर कपल्ड, मींस दोनों आपस में जुड़ी होती हैं और ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने से पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन इकोलाई और इन प्रोकैरियोट्स, इन इकोलाई बोथ ट्रांसक्रिप्शन and translation are coupled. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होती है, मींस ट्रांसक्रिप्शन अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है। जैसे यहां पे आरएनए अभी पूरा बना भी नहीं है कि इसके ऊपर जो राइबोसोम से वो आके अटैच हो जाते हैं और इसमें से प्रोटीन बनना भी शुरू हो जाती है, प्रोटीन बननी भी शुरू हो गई है। तो ट्रांसक्रिप्शन अभी चल ही रही है और ट्रांसलेशन भी शुरू हो गई है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन के साथ ट्रांसलेशन होती है तो इसको हम बोलते हैं कपलिंग, मींस कपल्ड हो जाती है दोनों प्रोसेस। तो ऐसा क्यों हो पाता है बैक्टीरिया के अंदर? इसके रीजन है। पहला रीजन, इन बैक्टीरिया transcribed RNA does not undergoes any processing, यानी कि जो आरएनए बनता है, डीएनए डबल स्टैंड था, डीएनए डबल स्टैंड से जो आरएनए बन के आया उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। प्रोसेसिंग का मतलब, यहां पे प्रोसेसिंग क्यों नहीं होती है? प्रोसेसिंग का मतलब चेंज हो गया, इसमें चेंज क्यों नहीं किया जाता? मींस जैसा बनता है आरएनए वैसा ही वो फंक्शनल होता है, उसमें किसी चेंज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? तो लास्ट टॉपिक जो हमने स्टडी किया था वो था सिस्टोनिक पार्ट। मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक दो कंडीशन हमने पढ़ी थी। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या होता है? सेगमेंट और स्ट्रक्चरल जीन विच कैन अनकोड मैनी पॉलीपेप्टाइड, जो कई सारे पॉलीपेप्टाइड्स को अनकोड करते हैं। वहां पे मैंने आपको यह भी बताया था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो स्प्लिट होते हैं, मींस उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो स्प्लिट नहीं होता, उसमें लगातार इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, मींस उसमें सिर्फ कोडिंग पार्ट होता है, नॉन कोडिंग पार्ट नहीं होता। उसमें सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं। और जब उसमें सिर्फ कोडिंग पार्ट है तो फिर उसमें प्रोसेसिंग कैसे होगी? क्योंकि प्रोसेसिंग का मतलब तो जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको निकालना होता है। तो जब यहां पे नॉन कोडिंग पार्ट है ही नहीं तो फिर प्रोसेसिंग कैसे होगी? इसलिए यहां पे जो आरएनए बनता है उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, कोई प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मींस डायरेक्ट
जो आरएनए बनता है वो डायरेक्ट काम करना स्टार्ट कर सकता है, पहली चीज। सेकेंड, क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? नहीं होती है। डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। जब डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है तो जो आरएनए बनता है, जिसको हम एमआरएनए बोलते हैं, वो भी कहां पे प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ पे जो पूरी प्रोटीन मशीनरी है वो साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एमआरएनए का भी बड़ा हिस्सा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, बाकी हिस्सा अभी भी लगातार सिंथेसाइज हो रहा है। तो जो हिस्सा बाहर प्रोट्रूडेड है, डीएनए से बाहर है, उसके ऊपर आसानी से राइबोसोम अटैच हो सकते हैं और उसकी ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले कि आरएनए की कॉपी बने, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनना भी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे साइटोसोल और या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं होता, यानी कि एक ही कंपार्टमेंट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होते हैं। इस वजह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड हो जाते हैं, एक साथ होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ अकर इन साइटोप्लाज्म, दोनों ही साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। देयर इज नो सेपरेशन between these two processes, यानी कि इन दो प्रोसेसेस की जो साइट ऑफ अकरेंस है उसमें कोई सेपरेशन नहीं होता है। एक साइड में ये डीएनए में से आरएनए बनता बाहर आ गया, यहाँ पे उस पे राइबोसोम्स जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और उसमें से प्रोटीन बननी शुरू हो जाती है। तो एक साइड में एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही है और दूसरी साइड में प्रोटीन भी बननी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन चलती है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होती है। दूसरी चीज, इसमें जो आरएनए बन रहा है उसकी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी फंक्शनल होता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। यही वजह है कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये टॉपिक पूछा जा सकता है कि वहां पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड क्यों होती है। तो एक, प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। सेकंड, सेपरेट कंपार्टमेंट्स नहीं होते कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो। यहाँ पे दोनों प्रोसेस ही एक ही कंपार्टमेंट में हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये प्रोसेस कपल्ड हो जाती है। सो दैट इज द आंसर। Now next thing is transcription in eukaryotes. यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन में सेम वही स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे भी इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता है, टर्मिनेशन नहीं कर सकता है, सिर्फ वो क्या कर सकता है? एलोंगेशन। और अब इनिशिएशन और टर्मिनेशन कौन करता है? जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाते हैं तब वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बाकी सीक्वेंस से लगभग सेम होते हैं, कोई डिफरेंस उसमें नहीं होता। आरएनए पॉलीमरेज खुद ही डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करता है, उसी को खुद ही उसको अनजिप कर देता है और उस तरीके से प्रोसेस बिल्कुल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन्हीं की तरह यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है और यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, यानी कि 2 मेन डिफरेंसेस हैं जो प्रोकैरियोट्स में होने वाले ट्रांसक्रिप्शन को यूकैरियोट्स में होने वाले ट्रांसक्रिप्शन से अलग कर देते हैं। अब ये 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सी होती है उसको डिस्कस करते हैं। 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज कौन सी है जो यूकैरियोट्स के अंदर होने वाले ट्रांसक्रिप्शन को प्रोकैरियोट से अलग कर देती है? फर्स्ट,
प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने स्टडी किया था कि वहां पे आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही टाइप का होता है, वो सभी तरह के आरएनए को ट्रांसक्राइब कर सकता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेलिज के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर कम से कम 3 तरह के डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। देयर आर at least 3 types of RNA polymerase in nucleus. In addition to RNA polymerase of सेल ऑर्गेनेलिज यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या जो क्लोरोप्लास्ट है उनके अंदर भी जो ये कह सकते हैं हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वहां पे डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, तो वहां पे उनके खुद के आरएनए पॉलीमरेज भी होते हैं। तो उनके अलावा न्यूक्लियस के अंदर कम से कम 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। अब वो 3 तरह के जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं दैट शोज डिवीजन ऑफ लेबर। तीनों आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग काम करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज shows डिवीजन ऑफ लेबर। ये 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज डिवीजन ऑफ लेबर को शो करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर को शो करने का मतलब तीनों पॉलीमरेज अलग अलग काम करते हैं। अब बात करते हैं तीनों आरएनए पॉलीमरेज की, कौन सा क्या काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज 1, RNA polymerase 1, it is responsible for the transcription of ribosomal RNA. Ribosomal RNA की ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। It is responsible for transcription of राइबोसोमल आरएनएस। ये राइबोसोमल आरएनए को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए बनाता है? दैट इज 28S, 18S एंड 5.8S। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 28S लार्ज सब यूनिट के अंदर होता है, 18S स्मॉल सब यूनिट के अंदर होता है, 5.8S लार्ज सब यूनिट के अंदर होता है। तो ये 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज 1 इनको ट्रांसक्राइब करता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज मेनली राइबोसोमल आरएनए को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये क्या करता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट और हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। जो mRNA है उसको बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ nascent RNA or nascent, you can say that is nascent RNA or primary transcript। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट और हेट्रोजीनस RNA, that is hnRNA। सिंपली आप ये याद रख सकते हैं, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA। ये mRNA को बनाता है, mRNA के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन mRNA तो मैच्योर फॉर्म होती है, तो mRNA की जो इमेच्योर फॉर्म है
उसको ये बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, यहां पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, दैट इज द इमेच्योर mRNA। आप यहां तक लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इमेच्योर mRNA। अब जो इमेच्योर mRNA उसको नेसेंट आरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या हेटेरोजीनस आरएनए भी बोलते हैं। जनरली प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट तो किसी भी न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए के लिए यूज की जा सकती है जिसके अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। यहां पे HNRNA हेटेरोजीनस आरएनए इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअल में यूकैरियोट्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं। तो जो आरएनए बनता है, यहां पे इमेच्योर आरएनए जो बना है, इमेच्योर एमआरएनए जो बना है, उसके अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, मींस जहां पे कोडिंग और नॉन कोडिंग दो तरह के पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रो। अगर सिर्फ एक ही तरह के पार्ट होते तो बोलते हैं होमोजीनस। तो यहाँ पे हेट्रोजीनस आरएनए बनता है और उससे बाद में फिर मैच्योर एमआरएनए बनता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो इमेच्योर एमआरएनए बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नाउ द लास्ट वन, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3 अब ये क्या बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 इट इज responsible for ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ये किन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। एक तो ट्रांसफर आरएनए को ये ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करता है। दूसरा, यहां पे 5S आरएनए नहीं बना था तो यहां पे ये 5S आरएनए को बनाता है। एंड थर्ड, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को भी बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 3। तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था टाइप्स ऑफ आरएनए के केस में कि जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होते हैं और ये स्प्लाइसिंग में आरएनए और एमआरएनए की प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। तो जितने भी आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, 2 है, 3 है, इन सभी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इन सब अलग अलग वर्क के लिए स्पेशलाइज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए के लिए। जो 3 टाइप्स आरआरएनए के यहाँ पे बनते हैं वो है 28S, 18S एंड 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज 2 रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इमेच्योर एमआरएनए, यानी कि जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है उस एमआरएनए को बनाने के लिए